नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कोरोना काल के अंदर स्कूलें बंद हैं, इसलिए आपको घर बैठे ही अध्ययन करना है और हम रिवीजन के तौर पर अध्याय प्रथम का जो भाग है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश से पहले क्या घटनाएं थी उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश से पूर्व अगर बात करें तो हम 16 महाजनपदों का जिक्र होता है। 16 महाजनपदों के अंदर एक था मगध, जो विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित होता है। मगध पर अंतिम शासन था वो था नंद वंश का। अंतिम शासन था वो था नंद वंश का। और नंद वंश का शासक कौन था? तो नंद वंश का शासक था घनानंद। नंद वंश का शासक था वो था घनानंद। तो ध्यान रखना है, मौर्य वंश से पूर्व 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद के अंदर मगध था। मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित होता है और मगध साम्राज्य पर जो शासन था वो था नंद वंश का। नंद वंश का शासन था वो लगभग 326 ईसा वर्ष पूर्व था। 326 ईसा वर्ष पूर्व था। और नंद वंश का जो शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के समय उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में यानी पश्चिमोत्तर भारत में एक विदेशी आक्रमण होता है। यूनान का शासक सिकंदर उस समय भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न था। इस समय घनानंद से जनता थी वो बहुत ही घनानंद के समय जनता बहुत भय से ग्रसित थी। कारण क्या था? एक तो ये जो शासक था ये बहुत ही विलासी शासक था और अत्याचारी शासक था, और दूसरा उस समय एक विदेशी आक्रमण का भय बना हुआ था, वो भय था सिकंदर का। तो आपको प्रश्न पूछ सकते हैं 10वीं क्लास के अंदर कि मौर्य वंश से पूर्व किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। अगर पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश से पहले शासक कौन था मगध का, तो वो था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व यहाँ का शासक था वो था घनानंद था, जो नंद वंश का शासक था। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य इनका समय था वो था 322 ईसा वर्ष पूर्व से 298 ईसा वर्ष पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो था 322 ईसा वर्ष पूर्व से 298 वर्ष पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा वर्ष पूर्व हुई। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा वर्ष पूर्व हुई। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ध्यान रखना, मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? चाणक्य की सहायता से। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से की गई। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से की गई। इतिहास के अंदर चाणक्य को और एक नाम मिलता है, जो नाम था कौटिल्य। दूसरा नाम इसका विष्णुगुप्त। चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है। एक ही व्यक्ति के 3 नाम थे, चाणक्य,
कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम अर्थशास्त्र। परीक्षा में पूछ सकते हैं चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे पहले अलग अलग साम्राज्यों के अंदर, अलग अलग महाजनपदों के अंदर भारत विभाजित था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो था उत्तर से दक्षिण। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था वो था उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अगर मैं बात करूं तो भारत के उत्तर भाग से लगाकर दक्षिण भारत तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। देखिए, अगर इसलिए कहा जाता है कि पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर के अंदर भी अपना साम्राज्य था, जबकि दक्षिण के अंदर भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। अब हमें ये जानकारी के दक्षिण में ऐसे कौन से ग्रंथ थे जिसे हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किया, तो वो ग्रंथ है तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तमिल के दो ग्रंथ हैं। सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है एनानूर। तमिल ग्रंथ एनानूर, और दूसरा है मुरनार नूर। दो ग्रंथ हैं। इन दो ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब अगर मैं चंद्रगुप्त के संघर्ष की बात करूं तो 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य संघर्ष होता है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य संघर्ष होता है। देखिए, सेल्यूकस था वो यूनान का शासक था। सेल्यूकस के मध्य इनके बीच में संघर्ष होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के मध्य एक संधि होती है। विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, और विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के मध्य एक संधि होती है। संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? देखिए, पहला, चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपार के
रूप में सेल्यूकस को देता है। संधि के अंदर जब संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में देता है। दूसरा, सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। जब दोनों के मध्य संधि होती है तो संधि के उपरांत सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है और इनकी पुत्री का नाम हेलेना था। हेलेना का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया जाता है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है जो 305 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य। दूसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी अगर संधि की बात थी तो वह बात थी बलूचिस्तान, कंधार व सिंधु नदी के क्षेत्र सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को दिए जाते हैं। बलूचिस्तान, कंधार व सिंधु नदी के क्षेत्र हैं वो सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए जाते हैं। संधि की चौथी शर्त की अगर मैं बात करूं तो चौथी शर्त है वो है चौथी संधि की जो संधि की शर्त थी वो थी चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा एक राजदूत मैगिस्थनीज को सेल्यूकस के द्वारा राजदूत मैगिस्थनीज को भारत भेजा जाता है। संधि की कुल 4 शर्तें चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को देता है। सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। बलूचिस्तान, कंधार, सिंधु नदी के क्षेत्र सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपता है और चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा एक राजदूत मैगिस्थनीज था जो भारत भेजा जाता है। मैगिस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। मैगिस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम है इंडिका। आपको ध्यान रखना है, चाणक्य की एक पुस्तक थी जो थी अर्थशास्त्र और मैगिस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेता है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ग्रहण करता है और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेता है। जैन धर्म की दीक्षा है वो
जैन मुनि भद्रबाहु से लेता है अंतिम समय के अंदर। और 298 ईस्वी में देखिए 298 ईसा वर्ष पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपासना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा वर्ष पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपासना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है। धन्यवाद।